जी ठीक है बेटे, ठीक, ठीक है, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस सिर्फ आप अपना माइंड सेट बना लें कि आपने करना है तो आप कर लेते हैं। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, तो कल हमने पढ़ा था ब्लूम्स टेक्सोनोमी। जी आप में से कोई बच्चा बताएगा कि वो क्या है? ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है? जी जी ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और इसको हमने डिवाइड किया है दो टेक्सोनोमीज में, एक ब्लूम टेक्सोनोमी है और एक सोलो टेक्सोनोमी है। ब्लूम टेक्सोनोमी आपको पता है कि कल हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसकी आगे 3 डोमेन्स हैं जो कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसको एक दफा हम नए स्टूडेंट्स के लिए एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं। उसमें एक पहली डोमेन जो है वो कॉग्निटिव डोमेन है। सेकेंड वन जो है वो कौन सी डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन है। थर्ड वन कौन सी है? साइकोमोटर डोमेन है। अब जो फर्स्ट वन है कॉग्निटिव डोमेन है, वो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी। सेकंड, इसके जो है आगे सब कैटेगरीज जो हैं वो 6 हैं। आप में से कोई बताएगा जिसने कल क्लास ली है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जी नॉलेज, हाँ कॉम्प्रिहेंशन, हाँ जी ऐसे ही आपको आना चाहिए। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है एंड इवेल्युएशन है। ठीक है, आपने इवेल्युएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वन है अफेक्टिव डोमेन है, जो जिसका ताल्लुक जो है वो आपकी इनर फीलिंग्स के साथ है, आपके एटीट्यूड के साथ है, आपकी फीलिंग्स के साथ है। तो उसकी कितनी कैटेगरीज हैं? 5। कौन कौन सी? हाँ हाँ हाँ, रिसीविंग या अटेंडिंग, हाँ वैल्यूइंग, कैरेक्टराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वो ओरिजिनेशन एंड पे आता है, साइकोमोटर में आता है। हाँ जी जी, साइकोमोटर जो है उसका ताल्लुक आपकी मोटर एक्टिविटीज के साथ है, आपकी फिजिकली एक्टिविटीज के साथ है। वो एक्टिविटीज जो आप फिजिकली परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने कल बच्चे की मिसाल दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपके गाड़ी चलाने की मिसाल, तो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज है। इसकी 7 कैटेगरीज हैं, ठीक है। आप में से कोई बताए कौन कौन सी हैं? हाँ पहली परसेप्शन है, सेट है, गाइडेड रिस्पॉन्स है, मैकेनिज्म है, रिस्पॉन्स है, अडेप्टेशन, ठीक, गुड। इसका मतलब आपने घर जाके पढ़ा है। अच्छा, अब हमने इसकी जो है नेक्स्ट आज एक टर्म उसकी दूसरी टेक्सोनोमी है, वो है सोलो टेक्सोनोमी, ठीक है। वो आज हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, सोलो टेक्सोनोमी। एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो शायद मैंने कल आपको नहीं बताई, कि ये जो हमारी ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं हमारे 22 के, 22 मतलब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो बेस कर रहे होते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे। उसमें बच्चे का नॉलेज हम चेक करते हैं, जो पेपर सेटर पेपर बनाता है उसमें नॉलेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है और इस तरह की चीजें, ठीक है। लेकिन जो सोलो टेक्सोनोमी है, ये जो पैक के एग्जाम होते हैं, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, उसके जो एग्जाम्स हैं वो सोलो पे बेस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोलो है क्या। जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, जी, ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमेशा जो है वो अटेनेबल होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आउटकम्स की बात कर रही हूँ ना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। आउटकम्स वो होते हैं जो रिजल्ट्स होते हैं आपके,
जो आपके रिजल्ट्स होते हैं। जब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, एक हम प्रॉपर ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, हम उसको सेट कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेटली जब एक ऑब्जेक्टिव हमने ले लिया, गेन कर लिया, हमने उसका रिजल्ट भी तो देखना है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिजल्ट देखते हैं बच्चे का। ये सबसे पहले जो है सोलो स्टैंड्स फॉर, आपने देखा है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, इसको सोलो कहा जाता है। और ये जो है ये टेक्सोनॉमी का मॉडल जो है, जो कि डिकेंस एंड कोलिंस ने 1956 में दिया है, सॉरी 1982, 56 दिमाग में, 1982 में उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसके मुताबिक सोलो टेक्सोनॉमी के मुताबिक सबसे पहली बात यह है कि ये तो एक तो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम है इज अ मॉडल that describe the level of increasing the complexity in students। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्सिटी जो स्टूडेंट्स के अंदर है, जो लर्निंग है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखना है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को हमने देखना है। तो इसमें जो इसके लेवल्स हैं, वो कितने लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं इसके, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे बाकी टेक्सोनॉमीज के लेवल थे, इसी तरह इसके भी लेवल्स हैं। क्लियर? अच्छा, बिगेस एंड कोलिंस ने 5 लेवल्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब भी बच्चा किसी भी स्कूल में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में जब हम बच्चे को लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक टीचर अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल से आपकी क्लास ज्वाइन की, तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है कि मेरे बच्चे इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो सकेंगे कि उन्हें ये पता होगा, वो डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है, उसके लेवल्स कितने हैं, सोलो टेक्सोनॉमी क्या है, उसके लेवल्स कितने हैं। ठीक है, और यानी हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। तो ये इसके 5 लेवल्स हैं, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट की जो कम है उसको हम देखते हैं, या उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि बच्चा किस लेवल पे फॉल कर रहा है। इसमें बच्चे की उसकी लर्निंग को चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ना किसी किसी किताब में इसके बारे में दिया हुआ है कि पहला प्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन अक्सर औकात वो यूनी से शुरू करते हैं, यूनी से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है, जी बताएं कौन सा है, जी प्री स्ट्रक्चरल मॉडल है, इसका लेवल है। सेकंड वन जो है वो है इसका यूनी, जी और उसके बाद थर्ड वन इसका है मल्टाई स्ट्रक्चरल। ठीक है, अब ये जो इसके लेवल्स हैं, ये जो इसके 3 लेवल्स हैं, ये इसके सरफेस के लेवल हैं, यानी इसकी एक जिसको हम कहते हैं ना एक सतही, जो बिल्कुल मतलब स्टार्ट के लेवल्स हैं, जो कि हर बच्चे ने जब भी एग्जाम होता है, टीचर या एग्जामिनर या पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है वो ये चेक करता है कि आया बच्चा इस लेवल पे फॉल कर रहा है, इस लेवल पे कर रहा है या इस लेवल पे कर रहा है। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन यूनी के होते हैं, 2 मल्टाई के हैं, 2 आगे, इस तरह करके। लेकिन आपने कभी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के जो पेपर्स होते हैं ग्रेड 5 के, अभी उसका नाम तकरीबन चेंज हो चुका है, अब उसको उसके जो एग्जाम्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं लार्ज स्केल असेसमेंट पे। अब उसको LSA कहा जाता है, LSA एग्जाम। ये लास्ट ईयर पहली दफा हुए हैं, अब सेकंड यानी उसका सेकंड ईयर है, इससे पहले ये पैक ही था। ठीक है, और अभी पैक जो है, पहले पैक के एग्जाम होते थे 5वीं और 8वीं क्लास के, अब उन्होंने LSA के एग्जाम लेने शुरू कर दिए हैं, लार्ज स्केल असेसमेंट। LSA स्टैंड फॉर लार्ज स्केल असेसमेंट। इसमें भी ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के एग्जाम्स होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि उसमें पैक में हम सारे बच्चों के एग्जाम उसमें एडमिशन भेजते थे, सारी क्लास का होता था, इसमें 10 बच्चों का होता है, 5th क्लास के 10 बच्चों का, 8th क्लास के 20 बच्चों का। कभी कभी किसी किसी जगह पर किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में उन्होंने ग्रेड 4 का भी एग्जाम लिया है प्राइवेट सेक्टर में,
ये उनकी अपनी कोई लॉजिक होगी। तो हम बात कर रहे थे इसकी लेवल्स की, पहला प्री स्ट्रक्चरल है, दूसरा यूनी है और तीसरा मल्टाई है, और जो फोर्थ वन है वो इसका रिलेशनल है, और फिफ्थ जो है वो इसका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, ये तो सरफेस लेवल हो गया और ये इसका डीप लेवल हो गया, ठीक है, क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक समझ ना आई हो? अब हमने ये देखना है कि प्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, यूनी में क्या है, मल्टाई में क्या है। जो प्री स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह बच्चे को कुछ भी नहीं पता किसी बात के बारे में, बच्चे को किसी भी बात के बारे में कोई चीज नहीं पता है, स्टूडेंट इज नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, उसे ये भी नहीं पता कि उसने कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो उसने रिस्पॉन्ड क्या करना है, ठीक है, वो बिल्कुल उसका जीरो नॉलेज है। किसी किताब में ये नहीं है और किसी किताब में ये है, ऑनलाइन भी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कहीं पर ये मिलेगा और कहीं पे नहीं। सेकंड वन जो है वो यूनि स्ट्रक्चर है, आपको पता है नाम से ही जाहिर है, इसमें एक जो एस्पेक्ट है वो चेक किया जाता है बच्चे का, बच्चे की जो लर्निंग है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पे चेक की जाती है। एक एस्पेक्ट से मुराद ये है कि अगर मैं अपने बच्चे से पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो वो सिर्फ अपना नाम ही बताए, उसको सिर्फ ये पता है कि उसका नाम क्या है, एक एस्पेक्ट उसने अपना डिस्क्राइब करना है। और आप अगर उस वो जो पेपर्स होते हैं उसको देखें तो उसमें पहले जो क्वेश्चन 2 होते हैं वो यूनी लेवल के होते हैं, बच्चे को एक ही एस्पेक्ट जो है वो देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद है मल्टाई। मल्टाई में क्या है, सेवरल एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है, सेवरल को, एक से ज्यादा को। अब बच्चे को पता है कि उसका क्या नाम है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसका कौन सा सब्जेक्ट है, उसने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके एग्जाम्स के, यानी उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं वो ओवरऑल उसको सब के सब पता है, तो ये उसका मल्टाई लेवल है। नेक्स्ट वन उसका है रिलेशनल लेवल। रिलेशनल क्या होता है, रिलेशनल वो लेवल होता है जहां पे एक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो रिलेशन बना लेता है, वो रिलेशन बना लेता है, एक किसी भी एक चीज का ताल्लुक दूसरे के साथ वो बता सकता है कि इसको हम इस तरह करेंगे तो इसका रिलेशनशिप जो है वो इसके साथ बिल्कुल वाजे हो जाएगा। हाँ जी, क्या कह सकते हैं? नहीं, सोशल सोसाइटी का इसके साथ ये अब ये है कि वो अपनी स्टडी से रेलिवेंट बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने कल ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा, आज आपने सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ा, कल जब आप थर्ड वन टाइम आएंगे या जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक का किस टॉपिक के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनल है, हमने रिलेशन बना लेना है, बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड देयर इंटीग्रेशन, वो खुद ब खुद इंटीग्रेट कर लेता है, वो खुद ब खुद समझ लेता है कि इस टॉपिक का इस टॉपिक के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। ये है रिलेशनल, इसमें इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, और रिलेशन आएगा, रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आखिरी इसका लेवल है वो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? क्रक्स, हाँ जी, नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट तो वो एक और चीज है ना जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, क्रक्स है। एब्स्ट्रैक्ट हम कहते हैं ना फलां चीज का हमने एब्स्ट्रैक्ट निकाल लिया, हाँ वो निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि बच्चे ने लेवल 1 भी मीट कर लिया, उसने लेवल 2 भी मीट कर लिया, यानी वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे गया, दूसरे लेवल से वो रिलेशनल पे चला गया, मतलब एक से ज्यादा पे चला गया, फिर वो रिलेशनल पे चला गया। अब वो इस काबिल हो गया है कि वो कोई भी चीज जनरलाइज कर सकता है, कोई भी चीज बना सकता है, कोई भी चीज क्रिएट कर सकता है। अबिलिटी टू जनरलाइज, अप्लाई, ऑलरेडी गेन इंटीग्रेटेड नॉलेज, जो नॉलेज उसने ऑलरेडी गेन कर लिया है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि उसने उसी की बेस पे उसने क्या करना है। जैसे हम अभी साइकोमोटर में बात कर रहे थे कि जब बच्चा ओरिजिनेशन पे जाता है, जब बच्चा ओरिजिनेशन पे जाता है तो उसमें क्या होता है, उसने पहले जो है वो उसकी विलिंगनेस थी, फिर वो सेट उसने बनाया, अपने आप को रेडी किया, फिर उसको गाइडेड रिस्पॉन्स मिला पेरेंट्स की मदद से, टीचर की हेल्प से,
फिर उसके बाद उसने अपने आप को चलाना शुरू किया, फिर उसके बाद उसने उस कॉम्प्लेक्स में जाके वो एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू की, और एंड में उसने कुछ ऐसा बनाया कि वो उसका अपना ही पैटर्न था, एक क्रिएट कर लिया उसने। बिल्कुल इसी तरह ये जो है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एबिलिटी टू जनरलाइज, अप्लाई नॉलेज, गेन इंटीग्रेटेड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन। इसमें न्यू आइडिया क्रिएट करता है बच्चा, न्यू सिचुएशन क्रिएट करता है, और अपने सब्जेक्ट में वो मतलब मास्टर हो जाता है, हैविंग मास्टरी इन सब्जेक्ट। जी, सलाहियत को बढ़ा लेता है। वो सलाहियत को इसलिए बढ़ा लेता है क्योंकि उसको पता चल जाता है, जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं ग्रेड 5 की या ग्रेड 8 की, ये उसी के हवाले से बात है, हम चैप्टर 1 पढ़ाते हैं बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट का, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चैप्टर 2 पढ़ाते हैं, फिर 3 पढ़ाते हैं। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर या सेशन क्या होता है, हम बच्चे का एक पूरे का पूरा टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेते हैं ना, उसमें ये है कि कुछ चीजें हम खुद से भी ऐड कर देते हैं कि बेटा आपने जस्ट आप ये एग्जांपल देखें कि हमने बच्चे को माई क्लासरूम ऐसे पढ़ाया, लेकिन पेपर में हमने माई स्कूल ऐसे दे दिया। हमने उसे कहा कि बेटा पता तो आपको है इसका, ठीक है, लेकिन उसने उसी नॉलेज की बेस पे अपनी एक चीज क्रिएट कर लेनी है कि उसको पता हो कि मैंने जो है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट उसका है कि अब उसको पता है कि मैंने पिछले नॉलेज की बेस पे अपनी एक चीज जो है न्यू क्रिएट कर लेनी है, न्यू फॉर्म में उसको ले आना है। क्लियर? अच्छा, अब ये होता है जब पेपर स्ट्रक्चर बनता है, पेपर का लेवल बनता है, तो उसमें जो यूनी लेवल है ना पेपर में, उसमें 17% एमसीक्यूज होते हैं या क्वेश्चंस आते हैं। जो मल्टाई है उसमें 66% आता है, और जो रिलेशनल है उसमें 17% आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट तक जाते ही नहीं, बहुत कम होता है। क्रिएटिव राइटिंग है। इस बार मैंने अपने मेरे स्कूल का एलएसए का एग्जाम हुआ है, मैंने एलएसए के एग्जाम में ग्रेड 5 के बच्चों का जब इंग्लिश का पेपर देखा, तो उसमें ना तो माई क्लासरूम ऐसे था और ना ही माई स्कूल ऐसे था। उन्होंने एक लेटर दिया हुआ था, उस लेटर में ये था कि आपने थी क्रिएटिविटी कि आपने लेटर लिखना है अपने फादर को, और आपने उनको बताना है कि मेरा नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है, मेरी नई क्लास है, मेरी क्लास में ये फ्रेंड्स हैं और ये किताबें हैं और इस टाइप का। अब था तो वो क्लासरूम ही, लेकिन बच्चे एक लम्हे के लिए कंफ्यूज हुए कि अब इसको क्या करें। तो उसको उनको प्रॉपर तौर पे गाइड किया गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी इतना ये इन नहीं हो पाया है, कुछ कुछ स्कूल का रैंडमली होता है, हर बंदे का नहीं होता, हर स्कूल का नहीं होता, तो इसलिए फिर उनको बताया गया, तो फिर वो इस काबिल हुए हैं कि वो उस चीज को क्रिएट कर सके और वो क्रिएटिव राइटिंग में आ जाता। ठीक है, बस वो बता देते हैं बच्चे को कि अब बच्चे का लेवल तो है, उनको तो ये नहीं पता कि ये बच्चे का लेवल है, उन्होंने मीट करना है। हम जो है हम अपने पाकिस्तान के लेवल को असल में नहीं देखते। आपको पता है कोविड की वजह से पहले सिचुएशन कितनी खराब रही है, बच्चों का लेवल ही नहीं रहा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंडसेट बना है कि हाँ हमने स्कूल आना है, क्योंकि अब स्कूल्स प्रॉपर चल रहे हैं, क्लोज नहीं हुए हैं, तो वो बता देते हैं। वो एक क्रिएटिव राइटिंग वाला माहौल है। हाँ जी, तो टीचर उसको मजीद दे देती कि इसको सब्सट्रैक्ट करके अपने माइंड से इसको सॉल्व करे। वो फिगर्स पे चेंज कर देते हैं, जहां पर 2 डिजिट है वो वहां पे 2 डिजिट ही देगा, लेकिन वो फिगर्स चेंज कर देगा, जिसको हम कहते हैं अबारत चेंज कर देना। वो अबारत चेंज कर देगा, लेकिन हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस बात से, क्योंकि वो अबारत चेंज हो चुकी होती है, लेकिन फॉर्मूला वही होता है, चीजें वही होती हैं। अब ये देखिए, हम अपने 1 पेपर एमसीक्यूज में देखते हैं पेपर में, तो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, लेकिन हर दफा कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, मॉडिफाई वर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे कल अभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि पीपीएससी के एक एजुकेशन के पेपर में सवाल आया अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड, तो उन्होंने म्यूजिक की बात की उसमें। हालांकि ये क्वेश्चन सीधा भी हो सकता था, अगर वो सीधा सीधा होता तो हर बंदे ने उसका कर लेना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हर बंदा म्यूजिक सुन रहा है, अच्छा उसका वो कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये चीज जो है ये थोड़ा सा मॉडिफाई करके या थोड़ा सा चेंज करके वो चीज को देते हैं, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा सा मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करने के लिए, उसकी लर्निंग को चेक करने के लिए कि आया उसको कॉन्सेप्ट पता भी है या नहीं है। तो सेम ये 5 लेवल्स हैं, जिसमें सोलो टैक्सोनॉमी बिगिस एंड पुलिस ने दी है ये 1982 में। अच्छा, अब इसमें एक बात ये है कि ये रिवाइज हुई है, ये सोलो टैक्सोनॉमी जो है, जैसे
अभी कल मैं क्लास का टाइम खत्म हो गया था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई कि जिस तरह कॉग्निटिव डोमेन 1956 में आई थी, फिर उसके बाद वो रिवाइज हुई है, उसका रिवाइज पैटर्न भी हाँ जी, हाँ जी 2002 में वो रिवाइज हुई है, और बिल्कुल इसी तरह सोलो टेक्सोनॉमी 1982 में आई है, तो ये रिवाइज हुई है 1999 में। इसका रिवाइज पैटर्न जो है वो 1999 में है। जी हाँ जी, मैंने कहा ना किसी किसी बुक में ये प्री नहीं है, किसी में प्री नहीं है, किसी में है। अक्सर आप देखेंगे वो वेरी करती हैं चीजें ना, लेकिन समटाइम्स जो है वो 4 लेवल्स ही इसके जो है वो ज्यादा समझे जाते हैं कि यूनी से शुरू होता है। प्री तो हमारा जैसे हमारी क्लास स्कूल्स में हम देखते हैं कि क्लास में नॉर्मली तो हम नर्सरी क्लास से क्लास शुरू होती है ना हमारी, लेकिन उसमें हम प्री क्लास, वो जो प्री नर्सरी है जिसको हम ईसी क्लास भी कहते हैं, वो भी एक होती है। तो ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता है। ठीक हो गया, क्लियर? आगे चलें। पहले इसके 4 लेवल से अब इसके 5 लेवल्स हो गए हैं। और इसमें जो एक कंपैरिजन जो है, एक हैंडआउट्स आपके साथ शेयर किए गए हैं कल व्हाट्सएप पे, देखे आपने घर जाके, देखे हैं कि नहीं? अच्छा आप नहीं, कुछ बच्चे कल के भी हैं, उनसे बात कर रही हूँ कि वो उन्होंने देखे हैं वो लेवल्स जाके। अच्छा, वो उसमें एक एक चीज जो है वो ब्लूम और सोलो का कंपैरिजन दिया हुआ है। वो कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। इसमें इसी तरह से मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अगर आपके पास वो नहीं है, कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें स्टूडेंट की मतलब लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज को सजेस्ट किया जाता है, लर्निंग और टीचिंग स्ट्रेटजीज को। अब हम कैसे सजेस्ट करते हैं? हमने एक बच्चे को नॉलेज, पहले उसका नॉलेज चेक किया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन हुई, फिर इस तरह करके कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि बच्चा इस तरीके से लर्न नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो लेक्चर मेथड से नहीं कर पा रहे होते, कुछ बच्चे जो हैं वो, उसको समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर इन केस उसको बच्चे को टीचर की समझ नहीं आ रही, तो वो टीचर क्या करता है, उसको एक ऐसे बच्चे के साथ बिठा देता है जिसका जो बिल्कुल थोड़ा अच्छा शार्प बच्चा है, शाइनिंग बच्चा है, तो वो अपने लेवल पे जाके उसको समझाता है। तो इसमें हम स्ट्रेटजीज और टीचिंग जो मेथड्स हैं थोड़ा सा उसको हम चेंज करते हैं, ये सजेस्ट करता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। जबकि सोलो जो है उसमें हम, मैंने पहले कहा कि हम अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखते हैं, सोलो में हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन देना है तो हमने ये देखना है कि बच्चा किस लेवल पे फॉल कर रहा है, यूनि पे है, मल्टाई पे है, रिलेशनल पे है, या किसी और लेवल पे वो फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखते हैं। ब्लूम की जो थ्योरी है वो बात करती है नॉलेज, वैल्यूज, प्रैक्टिकल स्किल्स की, लेकिन और ये जो यूज्ड टू फॉर्मुलेट एंड इवेल्युएट टेस्ट, इसमें आपने देखा है कि हर चीज के एंड में इवेल्युएशन आई है। हमने इवेल्युएट करना है, हमने जज करना है, हमने उसकी वर्थ देखनी है, हमने उसकी वैल्यू देखनी है कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। लेकिन जो ब्लूम सोलो टेक्सोनॉमी है उसमें हम जो वो टीचिंग और लर्निंग की थ्योरी के बारे में है, टीचिंग और लर्निंग की थ्योरी के बारे में है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया, टीचर ने कौन कौन से लेवल्स बच्चे को पढ़ाए, और बच्चे ने जब उसको रिस्पॉन्स किया है तो उसने कौन कौन से लेवल्स जो हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में आ गए। उसका यूनी लेवल आ गया है, मल्टाई आ गया है, या फिर अभी ये 2 ऊपर वाले लेवल्स या तीसरे वाला लेवल उसने अभी मीट नहीं किया है। तो उसके बाद बस ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सोलो से रिलेटेड है, सोलो से रिलेटेड। लेकिन सोलो टेक्सोनॉमी में मोस्ट रिपीटेड सवाल जो है वो इसका सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हमारा कल वाला जो है वो भी रिवाइज्ड रहता है थोड़ा सा, जो कल आपके साथ नहीं हो पाया। कॉग्निटिव डोमेन, ये कर दूं इसका इरेज? कल जब हमने कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ा तो हमने देखा कि उसमें एक हायरार्की पाई जाती है, उसके अंदर एक हायरार्की पाई जाती है। हाँ जी, कॉग्निटिव डोमेन की बात करें ना, हम सिर्फ ब्लूम टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन की बात कर रहे हैं और उसी का रिवाइज है।
कॉग्निटिव डोमेन जो है वो सबसे पहले जो है आपको पता है किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने। सही है। अब इसमें आप लेवल्स लिखवाएंगे कौन कौन से हैं? जी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ जी, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, हाँ जी, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कौन सा बच्चा ये बताएगा कि इसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है? जी, इवैल्यूएशन। और लोएस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज। ठीक है, लेकिन जब 2001 में ब्लूम का ही एक स्टूडेंट, दो उसके स्टूडेंट हैं, एंड्रयू लॉरेन एंडरसन और क्रेथॉल, उन्होंने इसको रिवाइज किया 2001 में। अब लेवल्स उन्होंने भी यही रखे हैं, चेंज उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ ये चेंज किया, इसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। ये जो है ये नाउन फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये वर्ब फॉर्म में होगा। कैसे? अब उन्होंने कहा कि जो नॉलेज है बच्चे का वो रिमेंबर है, रिमेंबर या रिमेंबर्ड, नॉलेज जो है वो रिमेंबर्ड है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन उसका क्या है जी? जो कॉम्प्रिहेंशन है, कल हमने बात की, एक बच्ची ने सवाल किया कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जो ग्रैब्स द लर्न मटेरियल। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? आपकी अंडरस्टैंडिंग है। फिर आ जाता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? अप्लाई। आप अपने मटेरियल को, आप अपने एक्सपीरियंस को, आप अपनी लर्न चीजों को एप्लीकेशन फॉर्म में ले आते हैं। नेक्स्ट वन है एनालिसिस। नेक्स्ट वन है एनालिसिस, तो इसको हम कहेंगे एनालाइज। अच्छा, अब यहाँ पे है सिंथेसिस, इसने किया है यहाँ पे इवेल्युएट। सही, यहाँ पे वो सिंथेसिस कर रहा है, यानी उसने एक नई फॉर्म में चीजों को ले आया है। लर्न करते करते उसने एक चीज नई बना ली है। अम्मी ने उसको खाना बनाना सिखाया, उसने यहाँ पे आके एक नया खाना बना के चीजों को इकट्ठा करके रख दिया है। लेकिन एंडरसन कहता है कि यहाँ पे इवेल्युएट किया उसने, इस लेवल पे जाके, इवेल्युएशन के लेवल पे जाके उसने क्रिएट कर दिया है। यही एक डिफरेंस है इनके बीच में, बस यही एक डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे है? उसने इवेल्युएशन वहां पे हाईएस्ट लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे उसने हाईएस्ट लेवल पे नहीं रखा, लेवल्स उतने ही रखे हैं। यहाँ पे लाके और इसको जो है क्रिएट पे बदल दिया। आखिरी लेवल उसने क्रिएशन बना दिया है कि बच्चा जब लर्न कर लेता है, हर चीज रिमेंबर करता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर वो अप्लाई करता है, फिर वो एनालाइज करता है चीजों को। जब जाहिर सी बात है उसने अप्लाई करना है तो फिर वो एनालाइज भी तो करेगा ना चीजों को। ठीक है, एनालाइज करता है अपनी चीजों को, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर वो इवेल्युएट करता है कि आया जो मैंने काम किया है, आया वो ठीक भी है या नहीं, या उसमें मजीद उसको रिफाइन करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिएट करता है, यहाँ पे आके वो क्रिएट करता है, अपनी एक नई फॉर्म जो है वो बना लेता है, नई चीज बना लेता है। तो यही एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, हल्का सा बस एक डिफरेंस है जो सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है, जो सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। सिर्फ इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि ब्लूम ने 1956 में दिया है तो इसको रिवाइज कर लिया इसी के स्टूडेंट ने 2001 में, और लेवल्स वही हैं, यही इसका हाईएस्ट लेवल है। लेकिन अगर इसके हाईएस्ट लेवल की बात की जाए तो वो क्रिएट करना है, क्रिएट करना है। वहां पे नॉलेज है तो नॉलेज आपको पता है रिमेंबर करना होता है। किसी किसी किताब में 2001 में है, मेरे पास जो किताब है उसमें 2001 है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता,
एक ऑप्शन होता है। पीपीएससी बहुत सियानी है, आपको अंदाजा नहीं है असल में। एक ही आपने 2 पढ़ा है, आपने 2 पढ़ा है, लेकिन मैंने जितनी किताबों में पढ़ा है मैंने उसको 1 पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर लूंगी, हम मजीद कंफर्म कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हो भी सकता है कोई ऐसा इशू। 2001 है, 2001 लिखा हुआ है क्रक्स की बुक में। जी, क्रक्स की बुक में एक बच्ची कह रही है कि 2001 लिखा हुआ है। जी बेटे, मैंने भी 2001 ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगी कि मैं फिर भी कंफर्म करूं कि 2001 है या 2, लेकिन 2 मैंने कहीं नहीं पढ़ा, 1 ही है। हर जगह पर मैंने 1 ही, 3-4 किताबों से मैंने देखा है इसको, और मैम के नोट्स में भी मैंने देखा है, तो ये 2001 ही है। एनीवेज फिर भी हम चेक कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, अब क्लियर है ये, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ब्लूम टेक्सोनॉमी और सोलो टेक्सोनॉमी। होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे, आइंदा भी इसमें से कोई ना कोई सवाल आएगा तो फिर आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। कोई क्वेश्चन आपका? कैप, कैप तो कोई मुश्किल काम नहीं, कैप तो इतना प्यारा, वो वही डिजिट मैं दोबारा कर देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा, हम दोबारा कर लेते हैं। हम बात, वो तो मैंने एक आपको वैसे ही मैम ने हमसे ये ट्रिक शेयर की थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, मुझे अच्छी लगी थी। यानी हम उसको रिमेम्बर करने की एक ट्रिक है, कैप, ठीक है, ये है कैप, आप सर पे ही लेते हैं ना, दिल पे तो नहीं लेते, ठीक है। 1956, ये आपका हार्ट है, मतलब आपकी फीलिंग्स हैं। ये 1964, पी जो है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये आपका हैंड है। 1972, इसको 3H फार्मूला के नाम से भी याद किया जाता है। 3H फार्मूला के नाम से भी इसको याद किया जाता है। ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि 3H फार्मूला है, C फॉर कॉग्निटिव है, आपका हेड है, जी जी, आप दिमाग से सोचते हैं, बनाते हैं, करते हैं। उसके बाद आपका अफेक्टिव है, अफेक्टिव आपका, आपकी फीलिंग है, आपकी इनर फीलिंग है, आप फील करते हैं, चीजों को परसीव करते हैं, सोचते हैं, वैसा ही आप एक्ट करते हैं। ये 1964 में है। और फिजिकली आप जब किसी भी चीज को परफॉर्म करते हैं, स्किलफुली आप उसको परफॉर्म करते हैं, आपकी हैंड कोऑर्डिनेशन होती है, तो दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर। जो हैंड से है वो 1972 है। बस 8-8 साल का डिफरेंस है इसके अंदर। वो 657, अच्छा, वो लेवल्स हैं इसके, लेवल्स ऐसे हैं, वो मैंने इसलिए लिख दिया, आप कल ही पूछ लेती हैं, देखिए ना, इसके 6 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स है ना इसके, नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, ऐसे ही है। इसके आप करेंगे 5 लेवल्स हैं इसके। अच्छा, आपने, अच्छा ठीक हो गया, ये 657 एक फिगर था, ठीक है, वो ये इसके लेवल्स हैं। ये मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि आपने इसको इस तरह से आप याद करेंगे, रिमेम्बर करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। कुछ चीजें हमारे दिमाग में रह जाती हैं ना, एक शॉर्ट फॉर्म में हम बना लेते हैं, तो ये उस सेंस में था। एक कैप हो गया, एक 3H फार्मूला हो गया, एक 8-8 साल का डिफरेंस हो गया। बंदा समटाइम्स दिमाग से निकल जाता है, बंदा उस 8-8 साल के डिफरेंस को फिंगर टिप्स पे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 657 एक फिगर है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं जी। और कोई क्वेश्चन आपका? जी, किसी और बच्चे का कोई सवाल? कल का टॉपिक ये मैम फौजिया आपको बताएंगे कि कल का टॉपिक क्या होगा। जी, इसके अलावा कोई और सवाल, कोई और बात जो आप करना चाह रहे हो? अच्छा, 1 पेपर ये इसमें, जी बेटा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है। आप क्या कह रही हैं? मैम ये नोट्स हमें प्रोवाइड करेंगे आप? पहले असल में आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। बेटे मैंने नोट्स तो कल ही ग्रुप में शेयर कर दिए थे, आपने खुद उसका प्रिंट लेना था।
मैम वो आपने असल नहीं? में ना आज मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे मिले नहीं वो नोट्स। कोई इशू नहीं है, मैं अभी क्लास के बाद दोबारा इसको सेंड कर दूंगी, कोई इशू नहीं। जी मैम, पीडीएफ थैंक फॉर्म यू सो में, मच। पीडीएफ फॉर्म में है, मैंने बना के शेयर किए थे, पहले स्टूडेंट्स के पास है, आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा। प्रिंट लेने के बाद आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, थैंक यू सो मच। जी जी आ रही है मैम। ठीक है, थैंक यू। मैम ये जो इनके लेवल हैं जी जी साइकोमोटर डोमेन के, एग्जांपल जी एज एग्जांपल आपसे पूछ रहे हैं, इनके ना आपस में मिक्स हो जाते हैं। अगर जैसे जी मैनिपुलेशन में जो एग्जांपल है, बीइंग एबल टू परफॉर्म स्किल ऑन वंस ऑन आफ्टर जी टेकिंग लेसन। जी। अच्छा, अब जो आगे जो है ना, प्रिसिशन जो वर्ड है, प्रिसाइजन, हाँ जी, प्रिसिशन, प्रीसाइजन, प्रीसाइजन। हाँ प्रिसाइजन, हाँ, प्रिसाइजन। आप थोड़ा सा इसमें ऊंचा उन्होंने कहा बोलेंगे। कि वर्किंग एंड रिवर्किंग समथिंग, वर्किंग एंड वर्किंग एंड रीवर्किंग रीवर्किंग। समथिंग। हाँ तो जी। समथिंग, अगर पेपर में इस तरह से आ जाए, वो पूछ ले कि वर्किंग एंड रिवर्किंग समथिंग, तो ये तो मिक्स नहीं हो जाएगा माइंड में, मैनिपुलेशन और प्रिसाइजन सेम सेम लग नहीं, रहे हैं दोनों। नहीं लग रहे। वर्किंग है, क्यों सेम सेम लगेंगे? आपको मैंने कल ये बात कही थी कि आपने एक तो इसको फिंगर टिप्स पे याद करना है, दूसरा फिंगर टिप्स पे तो ऑफ कोर्स आप याद जी करेंगे, दूसरी बात ये है कि आपने इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है हर लेवल पे। जी मैंने कोशिश की है कि मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, और उस जी जी एग्जाम्पल को अपने जहन में रखना है। जैसे मैंने नॉलेज की बात की है, तो नॉलेज में हम रिकॉल करते हैं, हम रिमेम्बर करते हैं चीजों को, हम बार जी बार मैम एक चीज जी रिकॉल करते हैं। इसी तरह जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हम किसी चीज की वर्थ देखते हैं, उसको उसको जज करते हैं, उसका लेवल चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह जी मैम आपने, जब आप बार 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 इस चीज को रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैम। फिर भी आपका अगर कोई सवाल हो, अगर कोई बच्चे को, किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो, तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी मेरा मैम मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ताकि आपको मुश्किल ना हो और आप पेपर अच्छे जी तरीके से कर सकें। जी थैंक यू मैम। जी ठीक है जी। इसके अलावा आप में से किसी का कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो? ठीक है, तो दूसरा आप लोग इसके जो 20 मार्क्स का जीके है उसको भी आप फोकस करें। पता नहीं, मेरा ख्याल ऑफिस से पता कर लीजिएगा, होगी यकीनन, सैटरडे को होगी। मैं नहीं होगी, मैं, आप मैम से कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आप मैम से कंफर्म कर लीजिएगा, वो आपको मैसेज में सारा कुछ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना आपका, उसमें आज मैंने कितने सारे, ये तो ये तो मैं कोई भी बात, क्योंकि मैं अगर फ्राइडे को हमारी क्लास है तो सैटरडे ऑफ, मोस्टली सैटरडे ऑफ रखते हैं, लेकिन अब ये तो डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, उन्होंने कैसे मैनेज करना है। मैं आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं दे सकती पहले से, मैं नहीं आपको दे सकती। वो तो होगी, लेकिन सेल्फ स्टडी तो करो ना, खुद से तो ट्राई करो, खुद से तो पढ़ना शुरू करें। किस चीज के लिए? नोट्स नहीं भी नहीं आपको अभी? अच्छा, जीके की क्लास तो होगी ना जी? जीके को कैसे याद करना? यहाँ पे एक सर होते हैं, सर हैदर, जब हमने नई नई क्लास, मैंने जब नई नई क्लास ज्वाइन की तो वो हमारी जीके की क्लास लेते थे। वो उनका एक, मुझे तो प्लस पॉइंट ही लगा था उनका, वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते थे। उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दें, लेकिन मैं हैरान होती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस जाए उनके नॉलेज पे, कि वो डाइस पे खड़े हो जाते थे और वो एक एक फिगर बोलते थे और हमें कहते थे लिखो, और हम लिखते थे उसको। उन्होंने 327 BC से शुरू किया जीके पढ़ाना, ठीक है, और 2019 तक उन्होंने उस वक्त बताया कि ये इवेंट्स हुए हैं, तो उसको आप ऐसे ही याद करना शुरू करें। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों ने अक्सर सवाल किया, मेरा अपना ये सवाल था कि सर ये याद कैसे होगा? वो कहते हैं आप इसको स्टोरी की फॉर्म में बना लो, स्टोरी के फॉर्म में, इस तरह कि आप इसको ये बर्डन फील ना करें कि ये हिस्ट्री है, ये हमें याद नहीं होगी, ये इस तरह है, नहीं, आप एक स्टोरी बना लें तो वो आपको अच्छे तरीके से याद होगी। स्टोरी फॉर्म में आप करेंगे और रेपिटेशन करेंगे जब आप, तो फिर आपको अच्छे तरीके से याद होगा।
लेट्स सपोज कि आप एक पेपर शुरू करते हैं जीके का, 100 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपने नंबर 1 का जवाब ए है, फिर बी है, फिर सी है, आप एग्जैक्टली वही आंसर याद कीजिए जो उसका है, एग्जैक्टली वही आंसर याद कीजिए जो उसका है। जब आपने 100 मार्क्स का वो क्वेश्चन सारा पेपर याद कर लिया है एक दफा, उसके बाद फिर आप सिर्फ स्टेम देखें, जो उसके ऊपर दी हुई है ना स्टेटमेंट, सिर्फ वो देखें, और देखने के बाद फिर आप अपने रिकॉल करें अपने माइंड में, इस चीज को याद कर लें, इस पे आ जाएं। पहले आप रिकॉल करेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर आप उसकी स्टेम को छुपा, ये ऑप्शंस को छुपा लेंगे, सिर्फ स्टेम देखेंगे, फिर आपको याद हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी, इसके अलावा ठीक है, आज की क्लास जो है वो एंड करते हैं हम। आप बहुत लेट आई हैं। आपका नाम क्या है? हम पहले मिले, बिल्कुल मिले हुए हैं। मेरे जहन में ना, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आपका नाम समरीन है, मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे याद नहीं आया। आयशा, आयशा फला, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी 1-2 बार हम मिलते रहे हैं, पहले मिलते रहे एग्जैक्टली। अच्छा, आप लेट आई हैं, 4:30 बजे क्लास थी। अच्छा, चलें ठीक हो गया। आज हमने सोलो टेक्सोनॉमी पढ़ी है, आपके लिए मैं एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ी थी। ब्लूम टेक्सोनॉमी जैसे मैंने कल, आप आई थी कल, आपने देखा था 1956 में 2 टेक्सोनॉमीज दी गई हैं, एक ब्लूम टेक्सोनॉमी और एक सोलो टेक्सोनॉमी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो 1956 में, उसमें 3 लेवल्स हैं। पहला कॉग्निटिव है जो 1956 में है, दूसरा साइको अफेक्टिव है जो 1964 में है, फिर साइकोमोटर है 1972 में। उसके लेवल्स आपने याद कर लिए होंगे। आज हमने सोलो पे बात की है। सोलो स्टैंड फॉर, जी हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। जो आउटकम्स होते हैं उसका जो लेवल होता है, स्ट्रक्चर्ड आउटकम, उसको सोलो स्टैंड्स फॉर, ठीक है। और ये 1982 में बिगेस एंड कॉलिस ने दी है, और इसका जो रिवाइज पैटर्न है वो आया है 2001 में। अब इसमें वो क्या कहता है, इसमें उसने लेवल्स बताए हैं। उसने कहा है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो 5 लेवल्स हैं उसके। एक प्री है, प्री स्ट्रक्चरल है, एक यूनि स्ट्रक्चर है, एक मल्टाई है, एक रिलेशनल है, और एक एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। अब प्री में क्या होता है? प्री में ये होता है कि बच्चे के पास उस वक्त जब वो उस क्लास को ज्वाइन करता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता। ही और शी इज लाइक, आप ये कह लें कि ब्लैंक स्लेट होता है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता। फिर उसको टीचर पढ़ाता है, वो 1 लेवल पे चला जाता है। यूनि में वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखता है। अगर उसको एडिशन पढ़ाया जा रहा है, जमा का सवाल बताया जा रहा है, तो उसने सिर्फ, अगर 1 डिजिट है तो वो 1 डिजिट पे ही रहेगा, एक लेवल है। फिर उसका आ जाता है मल्टाई। मल्टाई में वो क्या करता है, वो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखता है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसको वो इस काबिल हो जाता है कि वो एडिशन भी कर सके, प्लस भी कर सके, माइनस भी कर सके, सारे कर सके, तो फिर उसको रिलेशनल पे चला जाता है। वो रिलेशन बनाता है, इंटीग्रेट करता है चीजों को, कि अगर प्लस में 2 जमा 2 जो है वो 4 हैं, तो 2 में से 2 निकालें तो 0 हो जाएगा। वो एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, इंटीग्रेट करता है चीजों को। आखिरी जो इसका लेवल है वो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें वो क्या करता है, इसमें वो ये करता है कि बच्चा जब वो हर चीज लर्न कर लेता है, सीख लेता है, तो फिर वो नई चीज क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो खुद से बनाने की कोशिश करता है, वो खुद से दी हुई चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। उसने अपनी, चूंकि उसका लेवल बढ़ चुका होता है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी, लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हाई हो चुकी होती है, तो वो फिर उसको ज्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है। तो इसमें से अब यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट बताएंगे कि इसमें जो इसको जो पहले इसके 3 लेवल्स हैं वो इसके सरफेस लेवल है, ठीक है। जो आखिरी 2 लेवल्स हैं वो इसके डीप लेवल्स हैं, ऐसे ही है। अच्छा, पहले वाले लेवल जो हैं वो उसमें कितने % आएगा? साथ में आप लेवल भी बताएं ना, कौन सा? यूनी में, यूनि स्ट्रक्चरल में बच्चे को 17%, मतलब एग्जाम में जब एग्जामिनर पेपर बनाता है, पैक का पेपर बनता है, तो वो 17% नॉलेज जो है वो उसमें होता है, ठीक है। ये जो आपको नोट्स मिले इसमें ये चीज नहीं है, आप ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो उसका मल्टाई है उसमें कितने % है? 66% है।
मल्टाई में 66, वो डिफरेंट लेवल्स है ना, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, तो वो 66% है। उसके बाद अगला लेवल जो है वो रिलेशनल है, तो उसमें भी 17%। तो इस तरह करके ये 100% पूरा हो जाता है। तो ये इसका एक लेवल है। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो 22 का जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसके जो एग्जाम्स होते हैं उस वो बेस करते हैं इसके ऊपर ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। लेकिन जो हमारे पैक के एग्जाम वो बेस करते हैं इस पे सोलो पे। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई आपकी बात, कोई सवाल जो आप पूछना चाहती हूँ? आप वैसे लेट आई हैं, लेकिन यही सोलो टेक्सोनॉमी कराइए। कल करवाना था, कल कंप्लीट करवाना था, लेकिन कल क्लास को थोड़ा पहले ऑफ करना पड़ा था। हाँ जी, हाँ नोट्स हैं ना आपके पास? कल का नेक्स्ट यहाँ से अगर किसी बच्चे ने प्रॉपर लिखा है तो वो उनको दे दें, शेयर कर लें, वो कर लेगी, नोट कर लेंगे। नोट्स हैं आपके पास? हाँ आप मैम से ले लीजिएगा, हैंड आउट पड़े हैं यहाँ पे, और जिसको जरूरत है वो फोटोकॉपी करवा ले यहाँ से। ये आप ले लीजिए और इसको आप देखेंगे। अगला टॉपिक और अगला सारा कुछ डिसाइड मैम फौजिया करेंगी, वो खुद ही आपको बता देंगी, मैसेज में आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है, यही लेवल है। पहले वो जैसे मैंने कहा ना, पहले इसके 4 लेवल्स थे, फिर इसके 5 लेवल्स हो गए हैं। किसी किताब में इसके 4 लेवल्स आपको मिलेंगे, एमसीक्यू में किसी में इसके 5 लेवल्स मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जितनी किताबें अब तक मैंने देखी हैं एमसीक्यूज बेस्ड, वो सब की सब जो है उसमें 4 लेवल्स है, 5 किसी में, किसी एक में होगा, रेयर में। अकेडमी की तरफ से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई और किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो मैम रानी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन सी किताब पढ़ें एमसीक्यूज बेस्ड। लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि एमसीक्यू का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो। किताबों में अक्सर गलत दिया हुआ है, वो आपने खुद उसको करेक्ट करना है, खुद देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मैम ने कहा कि सोलो टेक्सोनॉमी क्या करता है, सोलो टेक्सोनॉमी में हम इसको करते हैं और इसका जो फर्स्ट था वो 1982 था और रिवाइज 1999 ये ले जाओ